नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसिव स्टडी फॉर ISHS। आज जिस टॉपिक को लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मित्रों, क्योंकि हाल ही में UPSC 2023 प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। तो इसमें कंफ्यूजन ये हुआ था क्योंकि दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन दो ऑप्शन इस तरह से दिए गए थे, उसमें कंफ्यूजन हो रहा था। तो अदर जो यूट्यूबर हैं या जो भी टीचर हैं उनके द्वारा जो है अलग अलग आंसर बताया गया है। तो चलिए आज हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, और इसका जो सही जो आंसर है उसको भी हम लास्ट में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे संविधान में वर्णित है या नहीं। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा संविधान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे संविधान में, लेकिन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये हमारे संविधान में मेंशन है। तो जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है ये कहाँ पर मेंशन है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत है, उसमें लिखा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड इन अ लाइफ और पर्सनल लिबर्टीज एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब कि आपको जो अधिकार हैं, आपको पर्सनल लिबर्टी और आपके जीवन से रिलेटेड व्यक्तिगत, उनसे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन किस बेस पे किया जा सकता है, वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उस बेस, अन्यथा नहीं। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके बारे में तो कहीं लिखा नहीं गया है। तो फिर ये एप्लीकेबल होता है? यस, ये हमारे संविधान में एप्लीकेबल होता है, हमारी जुडिशियरी के द्वारा जो है इसे एप्लीकेबल करवाया जाता है। सो इसमें एक चीज है जो हमें समझनी है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कंसेप्ट, एक तो ये USA से कंसेप्ट निकल कर आया, और इससे को समझने से पहले हमें समझना है नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्योंकि जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आपको दिया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ये क्या है, क्या इसके बारे में हमारे संविधान में वर्णन है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में भी हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। लेकिन इसका जो हमें इनडायरेक्टली हमें जहां से पता चलता है कि आर्टिकल 14 हमें ये कहता है कि जो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो जो हमारे लॉ है, जो हमारा अधिकार है, आर्टिकल 14 ये कहता है उसको किसी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। एक सेंस में ये कहा जाता है, लेकिन दूसरी सेंस में ये कहा गया है कि उसको कुछ हद तक कर सकते हैं। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ये लॉ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को जो रिमार्केबल जजमेंट था,
उसमें कहा गया था कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को का जो कंसेप्ट था वो वहां से निकल कर आया था। तो बेसिक कंसेप्ट और नेचुरल जस्टिस, ये क्या है? नेचुरल जस्टिस भी एक बेसिक कंसेप्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। अब इसका हमें जो सबसे पहली बार जानकारी कहां से, जो स्पष्ट जानकारी मिलती है, वो हमें मिलती है मेनका गांधी केस से। अब मेनका गांधी केस में क्या हुआ था? मेनका गांधी जी जो भारत से विदेश में जा रही थी, तो उनका पासपोर्ट जो है जब्त कर दिया जाता है, जो पासपोर्ट ऑफिसर जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो कोर्ट द्वारा ये कहा जाता है कि जो इनका पासपोर्ट था वो जब्त करने का जो प्रोसीजर था वो तो सही था, लेकिन दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि उनको सुनवाई का अधिकार नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। फिर जो है उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही था कि अब जो है इन्हें सुनवाई का अधिकार मिल गया है, तो इसलिए जो है हमारा जो जजमेंट था वो था। तो इस तरह से वहां से निकल कर आता है स्पष्टली ये नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस के कुछ एप्लीकेशन है, तो उसको हम थोड़ा ब्रीफली जानेंगे। जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन है राइट अगेंस्ट बाइस। तो इसमें ये कहा गया है कि नो मैन शैल बी अ जज फॉर ओन काउज या केस। मतलब कोई भी आदमी अपने मामले में जज नहीं हो सकता। और अगर कोई, इसमें देखिए किस तरह से बोला गया, एक तो पर्सनल बायसनेस होती है। पर्सनल बायसनेस मीन्स कि मतलब जैसे डिस्प्यूट है किसी मैटर पे दो आदमी के बीच, तो मान लीजिए जो जज साहब हैं वो क्या करते हैं, उनका जो है पर्सनल उसमें कोई इंटरेस्ट है। अब पर्सनल इंटरेस्ट ये हो सकता है कि वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लो किसी को वो एक को पसंद करते हो या किसी से वो नफरत करते हो, तो इसलिए वो इस तरह का जो डिसीजन है वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा, उनको जो है इस चीज से रोका जाएगा। तो ये कहता है पहली एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि फेयर जो अधिकार मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए? ऑडी अट्रम पाट्रम। ये कहता है दूसरा लॉ कि भाई अदर जो पर्सन है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए सुनवाई का, या दोनों जो आपकी पार्टीज हैं उन दोनों पार्टियों का को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और फिर उसके आधार पर जो है क्या होना चाहिए, उसके आधार पर सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस कहता है। फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नेचुरल जस्टिस से लिंक्ड है। लिंक्ड इसलिए है क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बोलता है कि अगर कोई कानून आपके द्वारा बनाया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो सिर्फ प्रोसीजर देखता है कि भाई ये क्या जो प्रोसीजर जो है इसमें यूज किया गया है वो सही है या गलत है, बस वो देखेगा। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी देखता है, प्रोसीजर तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो जो है क्या देखेगा, वो उसमें फेयरनेस देखेगा कि ये कानून जो है फेयर तरीके से बनाया गया है और रीजनेबल तरीके से बनाया गया है। तो ये सब चीजें जो है उसमें देखी जाती है। तो ये इसका जो मेनली जो काम है वो किसी भी कानून को किसी के खिलाफ बनाने से रोकना है। मतलब कोई ऐसा कानून ना बन जाए
जिससे कि मोनार्की का वो पैदा हो जाए, तो एकाधिकार जैसा हो जाए। तो इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है एक बहुत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक कॉन्सेप्ट है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इससे रिलेटेड देखिए बहुत सारा वो कंफ्यूजन था कि अब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। तो देखिए डायरेक्टली जो है यहाँ पे फेयर जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये तो है ही, लेकिन जो एसेंस है इसकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, वो क्लियरली मेंशन है कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग है। तो इसलिए इस जो वो क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही है, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इस तरह की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।